ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। साल 1941 की एक ठंडी सुबह राजस्थान की रंगीन धरती जयपुर पर एक बच्चे का जन्म हुआ। ये बच्चा आगे चलकर ऐसा नाम बनाएगा जो भारतीय सिनेमा की कॉमेडी का पर्याय बन जाएगा, गोवर्धन असरानी। उस समय किसी को यह अंदाजा नहीं था कि ये शांत सा मासूम बच्चा एक दिन अपने अभिनय से पूरे देश को हंसाएगा, सोचने पर मजबूर करेगा और अपने संवादों से अमर हो जाएगा। असरानी का बचपन आम भारतीय परिवारों की तरह सादगी और संघर्ष से भरा था। उनके पिता का एक छोटा सा व्यापार था जो परिवार का भरण पोषण किसी तरह करता था। असरानी बचपन से ही नटखट थे, लेकिन पढ़ाई में औसत। उन्हें किताबों से ज्यादा मजा लोगों की नकल करने में आता था। स्कूल में टीचर या सहपाठियों की हाव भाव की नकल करके वह सबको हंसाया करते थे। तभी उनके दोस्तों ने कहा था, तू तो फिल्मों में जाएगा। असरानी खुद भी तब सिर्फ मुस्कुरा देते थे, पर भीतर कहीं ना कहीं यह सपना आकार लेने लगा था। समय बीतता गया। असरानी ने जयपुर के सेंट जेवियर स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर राजस्थान कॉलेज से स्नातक किया, लेकिन दिल अभी भी अभिनय की तरफ खिंचा चला जाता था। उसी दौर में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो जयपुर में काम करना शुरू किया। वहां वे वॉइस आर्टिस्ट के तौर पर काम करते थे। छोटे छोटे नाटकों में आवाज देते, कविताएं पढ़ते। यहीं से उनके भीतर अभिनय की लौ और तेज हो गई। फिर एक दिन उन्होंने तय किया कि उन्हें अब अपने सपने की ओर पूरा कदम बढ़ाना ही होगा। अपने परिवार को मनाकर वे पुणे चले गए, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII में दाखिला लेने के लिए। वहां 1963 में उनका चयन हुआ। उस समय ये वही संस्थान था जहां भारत के कुछ सबसे बड़े अभिनेता और निर्देशक तालीम ले रहे थे। शबान आजमी, जितेंद्र, सुभाष घई, संजीव कुमार जैसे नाम वहीं से निकले थे। असरानी भी उन्हीं में से एक थे। FTII में असरानी ने अभिनय की बारीकियां सीखी। कैमरे के सामने खड़े होने का आत्मविश्वास, संवाद बोलने का सही तरीका, चेहरे की अभिव्यक्ति, सब कुछ उन्होंने बेहद मेहनत से सीखा। 3 साल बाद 1966 में जब वे संस्थान से बाहर निकले तो जेब में डिग्री थी, लेकिन दिल में सपना बहुत बड़ा था, हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाना। मुंबई पहुंचना आसान नहीं था। जेब में पैसे बहुत कम थे, किसी को पहचानते नहीं थे, लेकिन उनके पास एक चीज थी, हिम्मत और हुनर। उन्होंने मुंबई की गलियों में छोटे छोटे रोल के लिए दरवाजे खटखटाए। कई बार रिजेक्ट हुए, कई बार उन्हें कहा गया कि चेहरा हीरो जैसा नहीं है। असरानी बस मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाते थे। आखिरकार 1967 में उन्हें पहली फिल्म हरे कांच की चूड़ियां में एक छोटी भूमिका मिली। यही उनका बॉलीवुड में पहला कदम था। इसके बाद धीरे धीरे असरानी को और फिल्मों में काम मिलने लगा। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हीरो ही बनना है, उन्होंने हर किरदार को अपनाया। 1970 के दशक में उनकी मेहनत रंग लाने लगी। वे उस दौर के कुछ महान निर्देशकों के साथ काम करने लगे, ऋषिकेश मुखर्जी, गुलजार और मनमोहन देसाई जैसे नामों के साथ। ऋषिकेश मुखर्जी के फिल्मों बावर्ची, छोटी सी बात, अभिमान और चुपके चुपके में असरानी ने अपने हास्य और सहज अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। वो ना तो ओवर एक्ट करते थे, न ही अपनी सीमाओं को तोड़ते थे। उनकी कॉमेडी प्राकृतिक थी, ऐसे कि आप हंसते भी और जुड़ते भी। फिर आया साल 1975, भारतीय सिनेमा का ऐतिहासिक साल। उसी वर्ष रिलीज हुई शोले। ये फिल्म भारतीय सिनेमा की क्लासिक बन गई और असरानी का जेलर किरदार इतिहास बन गया। उनकी आवाज में वो मशहूर संवाद, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आज भी लोगों की जबान पर है। उन्होंने इस किरदार को इतने रंगीन और मजेदार ढंग से निभाया कि शोले की पूरी गहराई में भी ये हास्य दृश्य दर्शकों के दिल में अलग छाप छोड़ गया। असरानी का दौर शुरू हो चुका था। 1970 से 1985 तक उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में काम किया। हर शैली में अपनी जगह बनाई, कॉमेडी, ट्रेजेडी, कैरेक्टर रोल, यहाँ तक कि खलनायकी में भी उन्होंने प्रयोग किया। नमक हराम जैसे फिल्मों में वो भावनात्मक रूप से भी छा गए। उनकी पत्नी मनु बंसल भी अभिनेत्री थीं। दोनों की मुलाकात फिल्मों के सेट पर हुई और वहीं से रिश्ता बना। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया।
असरानी का जीवन का ये एक स्थिर और शांत अध्याय था, जहां उन्हें अपने संघर्षों के बीच सच्चा साथी मिला। 1977 में असरानी ने निर्देशन का भी सपना पूरा किया। उनकी पहली निर्देशित फिल्म थी चला मुरारी हीरो बनने, जिसमें वे खुद मुख्य भूमिका में थे। ये फिल्म आंशिक रूप से उनकी खुद की जीवन कहानी पर आधारित थी, एक छोटे शहर के लड़के की कहानी जो बड़े सपने लेकर मुंबई आता है। ये फिल्म सफल रही और असरानी को बतौर निर्देशक भी सराहा गया। इसके बाद उन्होंने सलाम मेम साहब जैसे फिल्मों का निर्देशन किया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि एक संपूर्ण फिल्मकार है। 1980 के दशक में असरानी ने लगभग हर बड़े अभिनेता के साथ काम किया। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, जितेंद्र, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा, सबके साथ उनकी जोड़ी जमी। वे फिल्मों में वो हल्कापन और सुकून लाते थे जो दर्शकों को बीच बीच में राहत देता था। राजेश खन्ना के साथ उनका रिश्ता तो दोस्ती में बदल गया था। दोनों ने करीब 25 फिल्मों में साथ काम किया। अवतार, अमर प्रेम, नमक हराम जैसे फिल्मों में उनकी साझेदारी शानदार रही। 1980 और 90 का दशक उनके लिए बेहद व्यस्त रहा, जहां अन्य कॉमेडियन जैसे महमूद धीरे धीरे फिल्मों से दूर हो रहे थे। असरानी नई पीढ़ी के साथ भी सहजता से खुलते गए। उन्होंने हेरा फेरी, हुलचुल, धमाल, भूल भुलैया, गरम मसाला जैसी नई पीढ़ी की फिल्मों में भी अपनी जगह बनाए रखी। ये उनका कमाल था कि उन्होंने कभी पुरानी पीढ़ी या नई पीढ़ी में अंतर नहीं किया। उनके अभिनय में उम्र का असर कभी नहीं दिखा। असरानी ने अपने करियर में 360 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। वे एक समय ऐसे कलाकार बन गए थे जिनकी मौजूदगी ही दर्शकों को मुस्कान दे जाती थी। उनका चेहरा स्क्रीन पर आते ही थिएटर में हल्की सी हंसी गूंज उठती थी। उनकी कॉमेडी में कोई भद्दापन नहीं था। वो कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाते थे, बस परिस्थिति से हंसी निकालते थे। यही वजह थी कि वो हर उम्र के दर्शकों को पसंद आते थे। उनके साथ काम करने वाले सभी कलाकारों ने हमेशा कहा कि असरानी बेहद विनम्र और अनुशासित इंसान थे। वो कभी देर से सेट पर नहीं पहुंचते थे, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे। इतने वर्षों की सफलता के बाद भी उनमें जरा सी भी अहंकार नहीं था। उनकी जिंदगी में कुछ कठिन पल भी आए। 1990 के दशक में कुछ समय के लिए काम कम होने लगा, लेकिन असरानी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने टेलीविजन की तरफ रुख किया। फिल्मी चक्कर जैसे धारावाहिकों में उन्होंने शानदार अभिनय किया और फिर से दर्शकों के दिलों में जगह बना ली। वक्त के साथ असरानी ने खुद को बदलते सिनेमा के अनुरूप ढाला। उन्होंने युवाओं की कॉमेडी समझी, नई पटकथाओं को अपनाया और खुद को दोहराने से बचा। यही कारण था कि उनकी पॉपुलैरिटी कभी खत्म नहीं हुई। उनकी जिंदगी का आखिरी दौर भी फिल्मों और लोगों से भरा रहा। वे इंटरव्यू में अक्सर कहा करते थे कि मैं अभिनय करता हूं क्योंकि इससे मुझे सुकून मिलता है। हंसी बांटना मेरी आदत है और अगर मैं किसी को एक पल के लिए मुस्कुरा दूं तो समझो मेरा दिन सफल हुआ। 2020 के दशक में भी असरानी एक्टिव रहे। वे टीवी शोज और फिल्मों में नजर आते रहे, लेकिन 2025 में लंबे समय की बीमारी के बाद 20 अक्टूबर को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उस दिन न सिर्फ एक कलाकार गया बल्कि एक युग का अंत हो गया। सोशल मीडिया पर उनके संवाद, उनके दृश्य और उनके चहीते किरदारों के क्लिप हर जगह वायरल हो गए। लोगों ने लिखा, उन्होंने हमें हंसाया जब हंसने की कोई वजह नहीं थी। वाकई असरानी सिर्फ अभिनेता नहीं थे, वो उस मुस्कान का नाम थे जो भारतीय सिनेमा के हर दौर में बसी रही। उनके जाने के बाद भी उनका असर कायम है। नई पीढ़ी के कलाकार उन्हें प्रेरणा मानते हैं। राजपाल यादव, जॉनी लीवर, परेश रावल सभी ने कहा कि असरानी वो व्यक्ति थे जिन्होंने कॉमेडी को गरिमा दी। उन्होंने हंसी को कला बना दिया। आज भी जब कोई युवा कलाकार कॉमिक रोल करता है तो असरानी की टाइमिंग, उनकी आवाज, उनकी आंखों का खेल सब किसी न किसी तरह उसमें झलकता है। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि इंसान अगर अपने हुनर पर भरोसा रखे, मेहनत करे और कभी हार ना माने तो वो जरूर अपनी जगह बना सकता है। एक छोटे शहर का लड़का जिसने सिर्फ सपना देखा था, वो बॉलीवुड का कॉमेडी किंग बन गया। और सबसे बड़ी बात ये कि उसने अपनी हंसी से लाखों चेहरों पर मुस्कान छोड़ दी।
कहा जाता है कि जब असरानी शूटिंग पर आते थे तो पूरा माहौल बदल जाता था। क्रू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। किसी ने एक बार कहा था कि असरानी के आने से सेट पर हंसी की लहर चल जाती है।